नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 25 से अधिक इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे। अगर 6 टाइम इसके एक्स्ट्रा फैक्ट पकड़ लिए तो ये जो है आपका 150 जीके जीएस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें अधिकांश वेटेज जो है आपके विज्ञान स्ट्रीम से रहेंगे, साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाली है। मैं हर वो गूढ़ बात आपको ज़रूर बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको बताया है कि धीरे धीरे ही सही हमें नियमित काम करना है। कोई 30 मार्क का अगर ये सोच रहे हैं कि लास्ट के 15 दिन में दिन रात एक करके एग्ज़ाम निकाल लूँगा, तो वो या तो गॉड गिफ्टेड होगा तभी निकलेगा, बिरले ही ऐसा होता है, वरना ये बात सिर्फ कहने की है और सुनने में अच्छा लगता है। तो आपको धीरे धीरे नियमित मेहनत करना है। और मैंने ये भी कहा है कि आप किसी भी जो है टीचर, अन्य टीचर या कोई भी महंगे क्लास या जो भी पढ़ते हैं आप पढ़ते रहिए, लेकिन मैं जो कंटेंट देता हूँ वो ज़रूर पढ़िए। और जब एग्ज़ाम दे दीजिएगा तब बताइएगा कि इधर वाला काम आया था कि ये इधर वाला फ्री वाला काम आया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई भी जो पेड कंटेंट है, अगर आपको चाहिए, जो एक मामूली सी फ़ी में आपको दिया जाता है, 1 स्टेप जीके सॉल्यूशन, खास करके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, है ना, तो आप लोग जो है इस नंबर पे ले सकते हैं। रेलवे की कंटेंट अवेलेबल है जी, रेलवे की 30 सीरीज चल रही है, वो भी आपका रनिंग में है, ले सकते हैं। और बिहार एसएससी का भी अवेलेबल है, एसएससी के अलावा, है ना, तो एसएससी के अलावा इन दोनों एग्जाम्स के लिए भी कंटेंट अवेलेबल है। आप लोग व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके भी जो है आप लोग व्हाट्सअप पे जाएंगे, वहाँ से बात करके कंटेंट को लेंगे। कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज के थ्रू ही बाय करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। एक एक बात को ध्यान से सुनना, काफ़ी काम आएगी, और बहुत सारे चीज़ आप जो है नहीं भी जानते होंगे, जैसा मुझे लगता है ना। हाई कोर्ट में न्यायाधीश की रिटायरमेंट की एज 60 से बढ़ाकर 62 किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा कर दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने यहाँ एक हाई कोर्ट चलता है, एक सुप्रीम कोर्ट चलता है और एक सत्र न्यायालय चलता है। तो वहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सत्र न्यायालय से, कि सत्र न्यायालय में जज बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। और एक पूछा जाता है सत्र न्यायालय से कि हाई कोर्ट जो रिकॉर्ड न्यायालय है उसकी अनुपालन किस न्यायालय के द्वारा किया जाता है, तो सत्र न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ये दो ही बात पूछे जाते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाई कोर्ट की गठन की बात करेंगे 214 आर्टिकल से होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात करेंगे 124 आर्टिकल से होते हैं, है ना। हाई कोर्ट सबसे पहले इंडिया में कलकत्ता के अंदर जो है स्थापित किए गए थे, है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो आधुनिक है, ये 1950 में इकलौता है, दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया था। हालांकि प्रतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट 1774 में ही आ गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के परिणाम स्वरूप कोलकाता के फोर्ट विलियम में। तो यहाँ वाला बात हम बाद में कर लेंगे, ये हिस्ट्री में चला जाएगा। फिलहाल हम पॉलिटी के हिसाब से पढ़ते हैं। तो ये हाई कोर्ट हो गया, 214 आर्टिकल से आता है, कोलकाता में पहली बार बसाया गया। सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल से आता है, 1950 दिल्ली में बसाए गए थे। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस की बात आती है, तो हाई कोर्ट में अभी लिमिट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उस हाई कोर्ट का दायरा कितना बड़ा है, उस हिसाब से जो है वहाँ पे जज होंगे। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो है फिक्स है, अभी तक फिक्स है, 1+33 होता है। 33 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, अन्य जज हो जाएंगे और एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। अभी हाल में ही डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है, अभी कुछ ही दिनों में रिटायर हो जाएंगे, तो इनके जगह पे खन्ना साहब को डिप्यूट किया जाएगा 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल कानिया साहब थे, तो ये बात भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। इनके अलावा ये जो हाई कोर्ट है और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट आपका रीट जारी करते हैं आर्टिकल 226 के अनुसार, और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं बंधु आर्टिकल 32 के अनुसार, ठीक है। तो ये दोनों भी ध्यान रखेंगे। दो क्वेश्चन और इससे आते हैं आर्टिकल के हिसाब से कि भाई हाई कोर्ट जो है ये रिकॉर्ड न्यायालय किस आर्टिकल के अनुसार है, तो हाई कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय 215 आर्टिकल के अनुसार है, और सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड अभिन्यायालय 129 आर्टिकल के अनुसार है। यहाँ से कितनी बात हमने समझा सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आर्टिकल 214, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124। हाई कोर्ट सबसे पहले कोलकाता 1862 में आए, सुप्रीम कोर्ट 1950 आज़ादी के बाद इकलौता दिल्ली के अंदर बसाए गए। हाई कोर्ट में जो है जज की संख्या फिक्स नहीं है फिलहाल तो, और जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जज की संख्या फिक्स है, अभी वर्तमान में मैक्सिमम 34 हो सकते हैं, जिसमें एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य जजेस होंगे। 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब की रिटायरमेंट के बाद खन्ना साहब को 51वें न्यायाधीश के रूप में, है ना, डिप्यूट किए जाएंगे, ये घोषणा हो चुकी है। पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल कानिया साहब थे।
32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं और 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। हाई कोर्ट 215 के तहत रिकॉर्ड न्यायालय होता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट 129 के तहत रिकॉर्ड न्यायालय होता है। इतनी सारी बात हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने कहा कि भाई 1774 ईस्वी में जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके अनुसार आपके सुप्रीम कोर्ट का गठन कोलकाता के फोर्ट विलियम में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ये पुरानी बात होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश की आपका रिटायरमेंट एज था, पहले 60 वर्ष था, वर्तमान में ये 62 वर्ष हो गया है। तो जो 62 वर्ष हुआ उनके लिए एक अमेंडमेंट किया गया संविधान के अंदर, ये अमेंडमेंट नंबर है 15। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात करेंगे रिटायरमेंट एज का, तो 65 वर्ष है अभी, है ना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो कितने हैं, 65 वर्ष हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा 7वां संविधान संशोधन जो है ये 1956 में होता है ना। और इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा हुआ था सर कि एक ही व्यक्ति जो है ये आपके एट अ टाइम एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पे कार्य कर सकते हैं। तो ये वाला जो पावर है ये 7वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन क्या है, ये सिंधी भाषा को, है ना, सिंधी भाषा को जो है आपका क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 69वां संविधान संशोधन क्या है, ये 1991 की बात है, दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। चलते हैं सर आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, चिट्टी बाबू का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। चिट्टी बाबू का संबंध, देखिए चिट्टी बाबू का संबंध ये जो है आपका बीना से हो जाएगा सर, बीना से हो जाएगा। देखिए बीना भी कई प्रकार के होते हैं और किसमें गिने चुने कैरेक्टर हैं। एक आपका मोहन बीना होता है, एक आपका रुद्र बीना होता है, रुद्र बीना, और एक आपका खाली बीना होता है। अगर आपसे पूछे कि अभी हिंदुस्तान में जितने भी आपका वाद्य यंत्र हैं उनमें सबसे पुराना किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे बीना को माना जाता है। और ये देवी सरस्वती की जो है वाद्य यंत्र है उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए मोहन बीना का एक ही कैरेक्टर है ना, विश्व मोहन भट्ट, इनका नाम भी मोहन है ना, विश्व मोहन भट्ट। तो ये पूछा जाता है विश्व मोहन भट्ट साहब किससे जुड़े हुए हैं, तो मोहन बीना से जुड़े हुए हैं। रुद्र बीना से असद अली साहब को पूछा जाता है ना, असद अली साहब को जो है आपका रुद्र बीना से पूछा जाता है। और बीना से जुड़े हुए आपके चिट्टी बाबू जो हैं ये आपके बीना प्ले करते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। सुरबहार की बात करेंगे, अन्नपूर्णा देवी एकमात्र कैरेक्टर हैं अभी तक में जिनको पूछा जाता है सुरबहार से, अन्नपूर्णा देवी को पूछा जाता है। घटम से, घटम जो है आपका TH विनायक, घाटम TH विनायक साहब ये काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं, इनको पूछा जाता है। पखावज में तोताराम को पूछा जाता है, तोताराम जो है पखावज से संबंधित है। तो ये कुछ प्लेयर है ना और उनके वाद्य यंत्र, तो इनको ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, बगल की जो आंटी है ना भर दिन झगड़ा ही करती रहती है बहू से, पता नहीं क्या चाहिए इनको। चलिए अगला जो प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, सबसे पहले इसके कुछ गुण की बात कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये कैसा तरंग होगा, अनुप्रस्थ होगा कि अनुदैर्घ्य होगा, तो ये होगा अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं और अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं, है ना। तो ये देखिए अनुप्रस्थ तरंग उसे कहते हैं जिसको गमन के लिए कोई भी मीडियम, कोई भी माध्यम की आवश्यकता ना हो, है ना, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं कि हमेशा एक माध्यम में ही चलेगा, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात अनुदैर्घ्य तरंग जो है ये आपका निर्वात के अंदर गमन नहीं करेगा। अर्थात अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण सबसे बड़ा ध्वनि हो जाएगा, ध्वनि, है ना। ध्वनि जो है आपका साउंड जो है ये निर्वात में वैक्यूम के अंदर जो है विचरण नहीं करते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो अनुदैर्घ्य तरंग है इसके अंदर आपका ध्रुवन की घटना भी नहीं होती है, ध्रुवन की घटना नहीं होती है। तो दो बात आपको अनुदैर्घ्य तरंग से याद रखना है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण हो गया और उसमें ध्रुवन की घटना नहीं होती है। अनुदैर्घ्य तरंग को हमेशा मीडियम की आवश्यकता होती है गमन करने के लिए। अनुप्रस्थ तरंग की जो है ये आपका मीडियम लेस होता है, इसको बिना मीडियम भी गमन कराया जा सकता है। और निर्वात में ही सबसे ज़्यादा प्रकाश की वेग होती है और प्रकाश सबसे बड़ा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है ना। जो आपका अनुप्रस्थ तरंग बता दिया। अब विद्युत चुंबकीय तरंग भी अनुप्रस्थ में आ जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में सबसे पहले मैक्सवेल साहब ने बताया था। ग्लेन मैक्सवेल नहीं रहे, वो तो क्रिकेट खेलता है ना, मैक्सवेल साहब ने बताया था, ठीक है। इनके अलावा ये जो मैक्सवेल साहब बताए थे
विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जो तरंग दैर्घ्य परास रखा गया है ये 10 के पावर -14 से 10 के पावर 4 मीटर के बीच में रखा गया है ना। ये ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछा जाता है, इसका जो है परास पूछा जाता है। तो ये 10 के पावर -14 से 10 के पावर -4 तक हो जाएगा। इसके अलावा माइकल फैराडे को आप सभी जानते हैं, माइकल फैराडे को। इसके अलावा जॉन डाल्टन साहब को भी आप सभी जानते हैं, ये परमाणु के लिए फेमस है ना। जॉन डाल्टन साहब को नहीं जानते? जॉन डाल्टन साहब जो है परमाणु की खोज सबसे पहले जो है इन्होंने नियम दिया था। हालांकि परमाणु शब्द का प्रयोग जो है दूसरे आदमी ने किया था, जैसे कि मैंने कल ही आपको बताया था। अगर नहीं देखे हैं तो पहला ही क्वेश्चन था वो, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके अलावा ये हर्ज वगैरह फ्रीक्वेंसी का मात्रक भी होता है, हर्ज है ना, फ्रीक्वेंसी का, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, हर्ज जो है आदमी का ही नाम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मात्रक इन्हीं के नाम पे रखा गया है, हर्ज। इसके अलावा पराश्रव, अवश्रव और जो है अवश्रव, पराश्रव और श्रव, ये ध्वनि का रेंज तो आपको याद ही होगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पराश्रव ध्वनि जो है ये 20,000 हर्ज से अधिक की ध्वनि को कहते हैं, है ना। 20 हर्ज से नीचे की ध्वनि को अवश्रव्य कहते हैं, और 20 से 20,000 के बीच में जो रहते हैं उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो हम लोग सुनते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ठीक है, तो ये अपनाया गया था ग्रिड पद्धति, लेकिन सब में ग्रिड पद्धति है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने आयताकार ग्रिड पद्धति को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने का श्रेय दिया जो जाता है, क्योंकि सबसे पहले इस घाटी के सभ्यता में हड़प्पा शहर की खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो दयाराम साहनी इनके फाउंड किए थे आपका हड़प्पा शहर का। हड़प्पा शहर जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपसे पूछा जाता है ना। इनके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का अगर ओवरऑल आकार देखेंगे तो त्रिभुजाकार होता था। अधिकांश नगर जो है ये 2 भागों में विभाजित हुआ करता था, लेकिन धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित सिंधु घाटी का नगर है। ये धौलावीरा आपके कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और ये धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, जो एकमात्र आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। धौलावीरा एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहाँ पे खेल के मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अर्थात प्लेग्राउंड मिले हैं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। गुजरात के अंदर लोथल भी है। लोथल जो है क्यों फेमस था? क्योंकि लोथल में आपका बंदरगाह हुआ करता था उस समय में, है ना, पोर्ट हुआ करता था, लोथल और सुरकोतदा। तो लोथल इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर, और सुरकोतदा जो है ये आपके पाकिस्तान के अंदर। ये दोनों में क्या हुआ करता था सर? बंदरगाह हुआ करता था, है ना, पोर्ट हुआ करता था। ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, नगर निर्माण यहाँ पे देखा गया था। यहाँ पे ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी, आयताकार वाली। इसके अलावा 2 भागों में विभाजित हुआ करता था। यहाँ पे वस्तु विनिमय जो है, वस्तु विनिमय प्रथा जो है अवेलेबल था, यानी यहाँ पे व्यापार भी होती थी। मतलब वस्तु विनिमय मतलब आप मुझे चावल दो, मैं आपको गेहूँ दूंगा, ऐसा। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूँ, है ना, गेहूँ, जौ, है ना, कपास, ये सब की जो है साक्ष्य प्राप्त हुई है। आपसे एक क्वेश्चन एसएससी करता है कि कपास की खेती में सर्वप्रथम है, नीचे जो है गुजरात राज्य लिख देता है और 1 पॉइंट सिंधु घाटी की सभ्यता भी लिखता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आंसर होगा। कपास की खेती में सर्वप्रथम कहने का मतलब उत्पादन में सर्वप्रथम नहीं बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा, बोल रहा है कि सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस हुआ, तो सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, इसीलिए कपास की खेती में सर्वप्रथम नीचे सिंधु घाटी की सभ्यता लिखा होता है, वही आंसर करना है। अगर उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है कपास का वर्तमान समय में, तो गुजरात में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कपास काली मिट्टी का जो है फसल होते हैं, और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, जो बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से निर्माण होती है ना। ध्यान रखेंगे, बेसाल्ट चट्टान, आग्नेय चट्टान भी कह सकते हैं। चलते हैं आगे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लगभग सब चीज़ बता दी है। इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी गलियारा भी जरूर ध्यान रखिएगा। पूर्वी जो है ये आलमगीरपुर है, जो आपके उत्तर प्रदेश में है, ये सबसे पूर्वी स्थल है। दक्षिणी स्थल जो है ये आपका दायमाबाद है ना, दक्षिणी स्थल दायमाबाद है, द से दक्षिण, द से दायमाबाद, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। उत्तरी स्थल जो है ये मांडा है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और पश्चिमी स्थल जो है ये सुरकोतदा है, जो आपके पाकिस्तान के अंदर है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी नगर हो गए। बंदरगाह नगर लोथल और सुरकोतदा अभी आपने देख लिया, है ना।
चलते हैं आगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, है ना, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। रेलवे को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, जरूर ध्यान रखिएगा। इनके अलावा अगला है, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए पानीपत की 3 गो लड़ाई होती है, तीनों लड़ाई की ईस्वी जरूर याद रखना है, घुमा फिरा के पूछता रहता है। 1526, 1556 और 1761, ये 3 गो जो है आपका ईस्वी है पानीपत की 3 लड़ाई का। पहला हुआ था बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर विजय रहे थे। दूसरा हुआ था अकबर हेमू के बीच, अकबर विजय रहे थे। और तीसरा हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली विजय रहे थे। जो तीसरा जो हुआ था उसमें मराठों का सेनापति सदाशिव राव थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, है ना। मराठा का जो संस्थापक माना जाता है ये शिवाजी साहब को माना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। पानीपत की जो सेकेंड लड़ाई हुआ जिसमें अकबर और हेमू पार्टिसिपेट किए थे, तो अकबर के तरफ से जो है बैरम खान जो है इनके सेनापति थे अकबर के तरफ से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला है मेतई भाषा किस राज्य से संबंधित है। मेतई भाषा जो है किस राज्य से संबंधित है। ये मेतई भाषा जो है मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखेंगे मणिपुर से संबंधित है मेतई भाषा, है ना। मणिपुरी नृत्य भी होता है, शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य भी होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं अपने आप में, पुंग और चोलाम, है ना, पुंग और चोलाम होता है। ये मणिपुरी नृत्य से जुड़े हुए पार्ट हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें मणिपुरी नृत्य में आपका कैरेक्टर पूछा जाता है, प्रभु पूछे जाते हैं, तो राधा कृष्ण होते हैं। राधा कृष्ण की पूजा या फिर भक्ति करी जाती है आपके मणिपुरी नृत्य में। और मणिपुरी नृत्य का जो है कैरेक्टर पहचानने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि सिंह सरनेम जो भी होगा 99% केस में काम करता है कि मणिपुरी नृत्य से जुड़े होंगे, चाहे गुरु विपिन सिंह हो, अमली सिंह हो, अतम सिंह हो, नल कुमार सिंह हो, गोपाल सिंह हो, सोनरिक सिंह हो, है ना। ये जो भी हैं ये आपके सिंह सरनेम आ जाते हैं। इसके अलावा कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर, है ना, ये सभी मणिपुरी से ही संबंधित है। अब आ जाते हैं, मैं अभी नृत्य पे चला गया था, हट के आ जाता हूँ भाषा पे। देखिए उड़ीसा में एगो भाषा बोला जाता है कुई भाषा काफ़ी पूछे जाते हैं, उड़ीसा के अंदर बोले जाते हैं। वैसे उड़ीसा का फेमस भाषा ओडिसी हो जाएंगे जो क्लासिकल लैंग्वेज है। अब इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज 6 से बढ़ के 11 हो गया है, ध्यान रखिएगा 6 से बढ़ के 11 हो गया है। और पाली भाषा को भी दिया गया है। पाली भाषा में यानी पाली भाषा में कौन उपदेश दिए थे, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, भगवान बुद्ध या महावीर। ये पाली भाषा में कौन उपदेश दिए थे, जो इस बार के आपका शास्त्रीय भाषा के दर्जा ले लिए हैं। और अब जो है शास्त्रीय भाषा इंडिया में 5-6 से बढ़ के 11 हो गए हैं, जिसमें साउथ के सभी भाषा है, कन्नड़, है ना, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ठीक है। चलते हैं आगे। झारखंड में एक भाषा बोली जाती है कुरुख, है ना, कुरुख भाषा झारखंड के अंदर बोली जाती है। ये कुरुख भाषा झारखंड के अलावा आपको उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये मणिपुर में मेतई भाषा भी बोली जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में न्यासी भाषा बोली जाती है, न्यासी भाषा बोली जाती है ना। गालो भाषा भी बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में गालो भाषा भी बोली जाती है। कोक बरोक एक भाषा होता है, कोक बरोक, है ना, कोक बरोक भाषा जो है ये आपका कोक बरोक भाषा जो है ये आपका पूर्वोत्तर में ही बोले जाते हैं, कोक बरोक भाषा, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है भाषा के फैमिली से। बाद बाकी आपसे जो भी साउथ की भाषा है और द्रविड़ फैमिली से हो जाएंगे। और इधर के जितने भी ज़्यादातर भाषा है वो इंडो आर्यन भाषा होते हैं ज़्यादातर केस में, ऐसा सब के सब नहीं, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, याद रखने के लिए बताया। इसके अलावा आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 किस देश में संपन्न कराए गए हैं। देखिए आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ये आपका हुआ है भैया दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ है। पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ये T20 मेन फॉर्मेट वाला क्रिकेट हुआ है, ठीक है। ये आपका जो है मेन फॉर्मेट वाला क्रिकेट हुआ है जो T20 प्रकृति के हैं। और इनके विजेता इंडिया रहे हैं और उपविजेता साउथ अफ्रीका रहा था, ठीक है। रोहित शर्मा यहाँ के बाद जो है संन्यास की घोषणा कर चुके हैं और अपना बिरटू भी संन्यास का घोषणा कर चुके हैं T20 क्रिकेट से, ठीक है भाई। तो ये T20 जीत जो है इंडिया का सेकेंड जीत था, पहला हम जीते थे 2007 के अंदर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तान में, और फिर हम 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते हैं। तो पहला ऑप्शन का काम खत्म होता है सर। T20 वर्ल्ड कप 2024 आपका अमेरिका और आज जो है वेस्ट इंडीज में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में बात करेंगे तो ये आपका आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 हुआ है, जिसके विजेता ऑस्ट्रेलिया रहे हैं और उप विजेता इंडिया रहे हैं। उदय सहारन इंडिया के तरफ से कप्तान थे, ध्यान रखिएगा, इनका कप्तान पूछा जाता है अंडर 90 वाले का, उदय सहारन। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ना हुआ है।
संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे जो है महिला T20 वर्ल्ड कप जो है हुआ है, महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ है। पहले बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे जो है स्थिति सही न होने के कारण ये संयुक्त अरब अमीरात में जो है ट्रांसफ़र किया गया था। अगला प्रश्न है, जिस अभिक्रिया के द्वारा अम्ल तथा जल का निर्माण होता है वैसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। इससे पहले हमने आपको विक्षेपण, संयोजन, है ना, द्विविक्षेपण, ये सब बता दिए हैं, रेडॉक्स, है ना, अवकरण, ऑक्सीकरण। तो अब जो है अब ये अभिक्रिया का अगला फॉर्मेट देखिए, कहे ना धीरे धीरे ही सही, हर चीज़ बता दूंगा, है ना। जिस अभिक्रिया के द्वारा अम्ल तथा जल का निर्माण होता है ना, ऐसे अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो प्रोडक्ट मिलके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है, ए बी मिलके जो है सी का निर्माण करता है। विक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, या है ना, विक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि भाई एक प्रोडक्ट से जो है दो प्रोडक्ट बन जाता है, बी और सी, है ना। तो ये जो है आपका विक्षेपण अभिक्रिया हो जाता है, टूट जाता है ना। इसमें जो है हमेशा एनर्जी की आवश्यकता होती है, अर्थात ये उष्मा सोखी अभिक्रिया भी होगा। और अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं हम विक्षेपण अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, जो 3 प्रकार के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस और थर्मोलाइसिस। यानी ताप विद्युत ताप अवघटन होगा, तापीय अवघटन, विद्युत अवघटन और प्रकाशिकी अवघटन होगा। ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें जो है धातु के ऑक्साइड या अधातु के ऑक्साइड, है ना, जब धातु के ऑक्साइड होंगे यानी मेटल के ऑक्साइड होंगे तो ये जो है क्षार यानी बेस से अभिक्रिया करेगा। और जब आपके अधातु के ऑक्साइड होंगे, जब नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, तो उस केस में ये एसिड से अभिक्रिया करेगा और इधर बनने वाली जो प्रोडक्ट होगी, है ना, ये आपका अम्ल और जल का निर्माण करेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, HCl, और हम NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं। अगर इन दोनों का प्रतिक्रिया कराएं तो नमक बन जाएगा जो लवण है NaCl, और इसके साथ जो है जल का निर्माण भी होगा, H2O होगा। ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। यहाँ पे मैं जो आपको समझाना चाह रहा था कि देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका ऑक्साइड है ना, ये अम्लता या क्षारीयता से प्रतिक्रिया करेगा तो आपका जो है लवण और जल का निर्माण होगा, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आता है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं प्रकृत, और अधातु के ऑक्साइड कैसे होती है प्रकृति में। कल की क्लास में अच्छे से समझाया था। धातु के ऑक्साइड जो है ये जनरली जो है आपका क्षारीय प्रकृति में होती है, और अधातु के ऑक्साइड जो है ये अम्लीय प्रकृति में होती है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो आपका उभयधर्मी गुण को दर्शाता है, जैसे Pb सीसा, जैसे टीन Sn, जैसे एल्युमिनियम Al, जैसे बेरिलियम, है ना। तो ये सब जो है इनके जो ऑक्साइड बनेंगे, सीसा, टीन, एल्युमिनियम, बेरिलियम, इसके जो है उभयधर्मी होंगे, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाएगा। अगला है भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। देखिए भूदान आंदोलन जो है शुरू किया गया था, आपका ऑप्शन में राज्य ही नहीं दिया है, हाँ दिया है भाई, चलिए राज्य वैसे दिया नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन आपको मानना होगा आंध्र प्रदेश आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि उस समय तेलंगाना तो नहीं बना था ना। ये है आपका 1951 का बात सर। ठीक है, 1951 का बात है। विनोबा भावे के द्वारा इस प्रकार के जो है कृत्य को अंजाम दिया गया 1951 में। और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना में है, पंचमपल्ली गांव से स्टार्ट हुआ था। तो ये ध्यान रख लेंगे, आंध्र प्रदेश हो जाएगा आंसर आपका। इसके अलावा इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था, अड्यार में बनाया था सर 1882 में। और इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी लाने का श्रेय जो है एनी बिसेंट को दिया जाता है। वैसे पूरे दुनिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 गठन हुआ था यूएसए के अंदर, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। इंडिया में एनी बेसेंट 1882 में आपका अड्यार में मुख्यालय बना था, है ना। भूदान आंदोलन तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली गांव से स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन पे मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे मनाते हैं, 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को अब हम पराक्रम दिवस 2021 से मनाने लगे हैं। कब से मनाने लगे हैं, 2021 से। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन 23 दिसंबर को हम
है ना, किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये चारों महानुभाव और चारों महानुभाव के जन्मदिन पे एक एक दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो आपका राम सुतार के द्वारा डिजाइन किया गया है, जो आपके नर्मदा नदी के किनारे गुजरात के केवड़िया में है, जिसका नाम बदलकर अब एकता नगर कर दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना, इस बिस्मार्क कहा जाता है इंडिया का, और इंडिया का आयरन मैन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बराकर किस प्रमुख नदी की सहायक नदियों में से एक है? बराकर, देखिए एगो बराक है, एगो बराकर है, एगो बराक ओबामा वाला बराक है, बराकर है। ये बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इंडिया की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था, इन्हें ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का इसी प्रकार का एक सहायक नदी है बराक, है ना। तो बराक और बराकर में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए बराक है, इसके पूछे जाते हैं बहुत सारा। सुबनसिरी है, सुबनसिरी है ना। मानस भी हो जाएगा इनका, मानस, मानस किसका? ब्रह्मपुत्रा का। ब्रह्मपुत्रा को शोक ऑफ असम कहा जाता है, असम का शोक कहा जाता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्रा पे आपका माजुली द्वीप स्थित है, जो दुनिया में सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है। यहाँ पे माजुली फेस्टिवल भी होता है असम के अंदर, इसे ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है तिब्बत के अंदर, और जैसे ही इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के पास इंटर करता है, इसका नाम दिहांग हो जाता है, और ये आपका तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है ना। ध्यान रखेंगे इनको, है ना। इनके अलावा गंगा नदी, गंगा नदी तो सभी जानते हैं, ये उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जो दो जलधाराओं के मिलने से गंगा का निर्माण होती है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में समाती है। पहली सहायक नदी गंगा का राम गंगा होता है इंडिया के अंदर, और आखिरी सहायक नदी महानंदा होता है, महानंदा, है ना। और फिर चले जाते हैं बांग्लादेश में अंदर। बांग्लादेश में जाने से पहले दो भाग में पट जाते हैं, जो कोलकाता में बच जाती है वो हुगली हो जाती है, और जो बांग्लादेश में चली जाती है उस जलधारा को पद्मा कहने लगते हैं वहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये गंगा नदी। महानदी ये पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे लार्जेस्ट नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य से होता है, और यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। जो हीराकुंड डैम है ये इसी नदी पे है, महानदी पे। अगला है भैया, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या पर रखे हुए वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनती है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको खास करके रेलवे की एग्जाम देना है, एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है लगभग, है ना। थोड़ा सा समझ लेंगे तो सदा के लिए समझ सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। तो इत्मीनान के साथ एक आध मिनट दे दीजिए इस सवाल पे, मैं रुकता हूँ। देखिए अवतल दर्पण की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ से आपका कोटिंग रहता है, और इसकी फोकस दूरी ना बाएं साइड रहती है ना। इसकी फोकस दूरी जो है आपका बाएं साइड रहती है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी से अगला पॉइंट जो हम इंडिकेट करते हैं, इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और लास्ट में हम अनंत को इंडिकेट करते हैं। देखिए अवतल दर्पण में आपका इमेजिनरी प्रतिबिंब भी बनता है और रियल इमेज भी बनता है। इमेजिनरी प्रतिबिंब एक ही केस में बनती है, एक ही केस में बनती है आपका इमेजिनरी प्रतिबिंब, जब आपका ध्रुव अर्थात पोल, ये पोल है, पोल और फोकस दूरी के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं ए रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब जो है आपका इस साइड में बन जाएगा, ठीक है। यही एक वो कंडीशन होता है कि जब आपका ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और ये आपका इमेजिनरी इमेज होता है। बाद बाकी सभी कंडीशन में आपका इमेज बायां साइड ही बनेगा और रियल इमेज होगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक बनने वाली इमेज रियल है, इधर बनने वाली इमेज इमेजिनरी है। अब जैसे जैसे आप इधर की तरफ खसकोगे, प्रतिबिंब भी वैसी हिसाब से खसकेगा, तो इधर से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं अनंत साइड से चलता हूँ। देखिए अगर आपने अनंत पे कोई वस्तु 1 नंबर रख दिया, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा फोकस दूरी पे 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर बनेगा। अगर आपने अनंत और वक्रता केंद्र यानी ये इन्फिनिटी और ये सी के बीच में कोई भी वस्तु रख दिया 2 नंबर, तो ये जैसे इतना आपने इधर खसका, सेम 1 नंबर से उतना आपको जो है बाएं साइड खसकना है। ध्यान से समझिएगा, जैसे 1 था इस पॉइंट पे, अब मैंने थोड़ा सा खसका है दाएं तरफ, 2 रखा है वस्तु सी और इन्फिनेटिव के बीच में, तो 1 का प्रतिबिंब बना था फोकस दूरी पे। अब जैसे हम ये वस्तु को रखे हैं, खसकाए हैं आपका जो है दाएं तरफ, तो ये प्रतिबिंब बाएं तरफ खसकेगा, तो ये प्रतिबिंब जो है 2 का कहाँ पे बनेगा, सी और एफ के बीच में बन जाएगा। ये 2 प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अब देखिए अब 2 पे हो गया। अब तीसरा पॉइंट है हमारा कौन सा, वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र पे अगर कोई वस्तु हम रखें तो फिर मैं वही बताया, जितना इधर खसको इतना इधर। तो अभी मैंने वस्तु को खसकाया है दाएं तरफ, इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र से हटा के वक्रता केंद्र पे रख दिया, तो अब प्रतिबिंब भी क्या होगा, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच से हटके इस वक्रता केंद्र पे बन जाएगा। और ये वस्तु के जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब होता है। ये एक ऐसा कंडीशन आता है कि ये बराबर दिखाता है ना। और वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वक्रता केंद्र या फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रख दोगे 4 नंबर, तो ये प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, वक्रता केंद्र और इन्फिनेटिव के बीच में 4 नंबर। ठीक है, और फिर अगर आप कोई भी चीज़ फोकस दूरी पे ही रख दो, है ना, कोई चीज़ फोकस दूरी पे रख दो, मान लो 5 नंबर रख दिए, तो ये इन्फिनिटिव पे बनेगा 5 नंबर। ठीक है, तो जैसे जितना इधर होगा वस्तु उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जैसे फोकस पे रखे हुए वस्तु का मैक्सिमम लंबा प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे 5 नंबर, उसी हिसाब से छोटा इससे बड़ा, फिर बराबर हो जाता है वक्रता केंद्र पे, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और छठा कंडीशन यहाँ पे है जो मैंने पहले ही बता दिया था कि फोकस दूरी और पोल के बीच में अगर कोई रखोगे तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो दर्पण के पीछे बनता है काल्पनिक होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, ये वाली इमेज को ध्यान रखना, काम आएगा, कभी नहीं भूलने वाली चीज़ है ये। इसके अलावा जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना उसी को पर्दा पे उतारा जा सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, काल्पनिक को नहीं उतारा जा सकता। मुद्रा आपूर्ति के चेन में सबसे कम तरलता किस मुद्रा की होती है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या हो गया, ये तो काफ़ी कॉमन है, कई बार आपने पढ़ा है, मैंने आपको सीधे बताया है, M1, M2, M3, M4। तो सबसे कम आपका M4 होगा, सबसे अधिक M1 होगा। M1 की मुद्रा जो है, जो अपने पास है आपके पास है, वो भी इसमें ऐड हो जाता है, मुद्रा आपूर्ति की चेन में M1 ही अपने पास है। इनके अलावा केरल के भगवती मंदिर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, केरल के भगवती मंदिर में अटुकल पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होता हुआ नजर आ रहा है। खाली पोंगल कहेगा तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है, जो आपके मकर संक्रांति के समय 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है। और इसी पोंगल के अंदर जो 4 दिनों तक होती है तमिलनाडु में, और उसी में एक दिन जो है जल्लीकट्टू का खेल आयोजित किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका भगवती मंदिर है केरल के अंदर, यहाँ पे आपका अट्टुकला पोंगल का त्यौहार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंबुबाची मेला जो है ये आपका कामाख्या मंदिर परिसर में होती है, असम के अंदर होती है ना। त्रिशूर पूरम भी एक त्यौहार है जो आपका कहाँ पे होता है, केरल के अंदर होता है। त्रिशूर एक जगह का नाम है केरल में। ओणम जो है केरल का ही त्यौहार है। ओणम 10 दिनों तक चलती है, महाबली या भगवान विष्णु की पूजा होती है, ये फसल से संबंधित त्यौहार है। और बेल्लम कली बोट रेसंग जो है इसी त्यौहार में आयोजित करी जाती है ओणम के अंदर। इसके अलावा दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दो प्रतिरोध अगर समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, तो आपका समानांतर जो समतुल्य प्रतिरोध है वो क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ से जोड़ लिया है दो प्रतिरोध को, है ना। यहाँ से इस मान लीजिए कि ये है आपका, जोड़ लिया। यहाँ पे एक्चुअली सही नहीं हुआ जी। ठीक है, फिर इधर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर फाइनल बराबर, है ना, 1/R1 + 1/R2 होता है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2 ऊपर चला जाएगा और नीचे R2 + R1 हो जाएगा, या फिर R1 + R2 लिखिए या R2 + R1 लिखिए। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 है, R1 R2, R1 × R2, R1 + R2। ये कैसे हुआ भाई, नीचे R1 R2 आएगा, चूंकि R फाइनल का निकालना है तो दोनों तरफ पलटी मारेंगे तो RF/1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा R1/R2 बट्टा R2 + R1। तो इस प्रकार से निकालते हैं। अगर 3 और 4 ओम के दो प्रतिरोध हैं तो कैसे निकालोगे, है ना, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। 3 और 4 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगा है, फाइनल रेसिस्टेंस निकालना है इस सर्किट के अंदर। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में हो तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं, R फाइनल बराबर R1 + R2 कर देते हैं। अगर 3 और 4 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सीधे 7 ओम हो जाएगा। ओम का नियम V = IR होता है। यहाँ से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें 2 चीज़ गिवन होता है, तीसरा चीज़ हम निकालते हैं। रेड डाटा बुक में विलुप्त हो चुके प्राणी प्रजाति को किस कलर से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, देखिए रेड डाटा बुक सबसे पहले IUCN के द्वारा जारी किया जाता है या रख रखाव किया जाता है IUCN के द्वारा। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लैंड के अंदर है। ग्लैंड कहाँ पे है, ग्रंथि नहीं जी, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा रेड डाटा बुक के अंदर 9 प्रजाति को शामिल करी जाती है, 9 कैटेगरी में शामिल की जाती हैं प्रजातियों को, और 6 प्रकार के कलर का इस्तेमाल
करी जाती है। तो जो आपका विलुप्त हो चुके हैं, जो अब पहले था लेकिन अब नहीं है, तो ऐसे प्राणियों के लिए काला कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। लाल कलर के लिए लुप्त प्राय प्राणी के लिए लाल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। हरा कलर जो है सेफ प्राणी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सफ़ेद जो है रेयरली जो पाया जाता है, जो दुर्लभ प्रजाति है, उनके लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो ये रेड डाटा बुक। आधारी मात्रक अर्थात बेसिक यूनिट की संख्या कुल कितनी है? देखिए बेसिक यूनिट की संख्या आपसे पूछ रहा है। प्रकृति में 7 प्रकार की बेसिक यूनिट और 2 प्रकार के आपका संपूरक या फिर सप्लीमेंट्री यूनिट आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो है 7 हो जाएगा। ये 7 कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आपका लंबाई होता है, फिर आपका टाइम होता है। मैं यहाँ पे मात्रक लिखूँ तो ज़्यादा बेटर है। लंबाई का मीटर हो जाएगा, है ना। टाइम का आपका सेकेंड हो जाएगा। टेम्परेचर का आपका केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन। द्रव्यमान अर्थात मास का आपका किलोग्राम हो जाएगा। तो ये 4 गो हो गया। इसके अलावा विद्युत धारा करंट का आपका एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। एक आपका ज्योति तीव्रता पूछा जाता है, इसका CD कैंडेला हो जाता है ना। और एक पदार्थ की मात्रा भी होती है, इसका एक क्या होता है? मोल होता है। तो यही वो 7 जो है आपका बेसिक यूनिट है जिनके मैंने मात्रक यहाँ पे बताया है। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, मास यानी द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा मीटर से मापते हैं, एम्पियर में, एम्पियर मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और आपका पदार्थ की मात्रा मोल। और 2 जो आपका पूरक मात्रक है, समतल कोण और ठोस कोण है। तो समतल कोण को रेडियन में मापते हैं और ठोस कोण को एस्टेरेडियन में मापते हैं। अगला है, किस अंग्रेज ने यह कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये डफरिन ने कहा था। डफरिन के समय सबसे बड़ी घटना 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, इनके अलावा कर्जन के समय 1905 में बड़ा घटना बंगाल विभाजन है। लॉर्ड लिटन के समय में जो है 1878 में बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता था। लॉर्ड माउंटबेटन के काल में जो है भारत का विभाजन, जो भारत और पाकिस्तान विभाजित हुए, वो माउंटबेटन योजना के तहत हुए थे। तो ये ध्यान रखेंगे चारों। इसके अलावा घोंघा किसके सहायता से चलता है? जो घोंघा है ये आपका मांसल पैर के सहायता से चलता है ना। जो अमीबा है ये पदार्थ से चलता है। जो गिल्स है ये मछली वगैरह गिल्स से सांस लेते हैं, गिल्स या कहीं कहीं गलफरा भी लिखा होता है। जो मकरंद है, ये मकरंद मधुमक्खी में एक पार्ट होता है जिसके तहत ये शहद का निर्माण करता है। तो ये ध्यान रख लेंगे। जो आपका घोंघा है ये आपका मोलस्का फाइलम में आ जाएगा, है ना। जिसके ऊपर कवच रहता है ना, जनरली मोलस्का में आ जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान रख लेंगे। ये लास्ट वीडियो था कि नहीं, लास्ट क्वेश्चन था, नहीं एक और है, यहाँ पे देख लेंगे। पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? देखिए पृथ्वी के सतह पे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो है ये फिक्स है 9.8 मीटर, है ना, प्रति वर्ग सेकेंड। इस प्रकार से 9.8, है ना, ये आपका मीटर स्क्वायर इस प्रकार से होती है। ठीक है, अगर पृथ्वी के ध्रुव पे अर्थात पोल पे जाएंगे तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू इसका मिलता है, और भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा पे, है ना, अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मीन वैल्यू मिलती है इस चीज़ की। चंद्रमा और पृथ्वी के रिलेशन में इसकी जो है ये क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है। इसीलिए पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पे कोई वस्तु का वजन 1/6 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता किसी भी चीज़ का। किसी भी पिंड पे जाएंगे तो सिर्फ वजन बदलता है, वजन बदलता है। ठीक है, तो ये थे भैया आखिरी क्वेश्चन, है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हमारी कोई भी पेड कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग खरीद सकते हैं, है ना, और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।